हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत सारा स्वागत है लोदाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। चलिए शुरुआत करते हैं एक और नए कॉन्सेप्ट की। जी हाँ दोस्तों, बीए थर्ड ईयर में लोक प्रशासन यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर आपका सेशन चल रहा था और इसमें हमारे दो लेक्चर अभी तक इस नए सेशन पर हो चुके हैं और आज हम बात करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 3 में राजनीति प्रशासन द्वैतवाद की। जी हाँ दोस्तों, राजनीतिक प्रशासन द्वैतवाद क्या है, इस कॉन्सेप्ट को आज हम पूरे विस्तार से समझने वाले हैं। बेसिकली तो हमने कल वाले सेशन में भी, जहां पर हमने लोक प्रशासन के विकास के अंतर्गत 6 चरणों की, अलग अलग चरणों की बात की थी, उसमें प्रथम चरण था आपका द्वैतवाद वाला। ठीक है ना, आपने पढ़ा था लेकिन बहुत ही शॉर्ट में पढ़ा था। आज हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बनते हैं और इससे आपकी समझ भी राजनीति पर बेहतर हो पाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं और ये सभी यूनिवर्सिटियों के लिए समान रूप से उपयोगी होने वाला है ये सेशन। तो कोई ये ना समझे कि यार मेरी यूनिवर्सिटी तो फलाना ढिमका है तो मेरे लिए यूजफुल होगी या नहीं होगी, ऐसा नहीं है। सबके लिए, सभी जितनी भी यूनिवर्सिटियां, सबके लिए बस आपके सिलेबस में लोक प्रशासन होना चाहिए और उसमें ये टॉपिक होना चाहिए। फिर चाहे अगर आप बीए के अलावा अलावा अगर आप एमए भी कर रहे हैं, एमए में भी अगर ये कॉन्सेप्ट है तो आप बिल्कुल यहाँ से कवर कर सकते हैं, क्योंकि हर लेक्चर को मैं बहुत ही डीपली लेकर के आता हूं ताकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाले बच्चे भी अगर चाहें तो यहां से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। जो भी नए छात्र हैं वो प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिएगा, क्योंकि वहां पर मेरे 80 से ज्यादा सब्जेक्ट अभी तक मैं वहां प्लेस कर चुका हूं। तो जाइएगा प्लेलिस्ट में, इसी चैनल की प्लेलिस्ट में, वहां पर जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है उस पर जाइए। वहां पर सारे लेक्चर आपको क्रम से खुलकर आ जाएंगे और बाकी सब्जेक्ट भी क्रम अनुसार बने हुए हैं, कंटिन्यू चल रहे हैं, जल्दी कवर होंगे। ठीक है ना। इसके अलावा कंप्लीट पीडीएफ कोर्स अगर आप लेना चाहते हैं, जो कि हमारे द्वारा तैयार किया गया है, अगर आप लेना चाहें तो बिल्कुल उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करेंगे सेशन के लास्ट में मैं आप लोगों को पूरे डिटेल में बताऊंगा। ठीक है ना। चलिए फिलहाल करते हैं शुरुआत अपने आज के सेशन की। दोस्तों, कुछ टेबल ऑफ कंटेंट में हम हमेशा की तरह देखेंगे कि आज के पूरे लेक्चर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे राजनीति प्रशासन द्वैतवाद का अर्थ, जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है। इसका पहले तो हम अर्थ समझेंगे कि एक्चुअल में ये द्वैतवाद जो शब्द आ रहा है, द्वैतवाद है क्या। थोड़ा बहुत तो बेसिकली आप कल वाले लेक्चर में कवर कर ही चुके थे, लेकिन आज थोड़ा और डिटेल में जाएंगे। उसके बाद में बात करेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और जनक की। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इसकी क्या रही है, किसकी, राजनीति प्रशासन द्वैतवाद की पृष्ठभूमि क्या रही है, इसके जनक कौन माने जाते हैं। इसके बाद में पॉइंट नंबर 3 में हम बात करेंगे राजनीति और प्रशासन दोनों के बीच में अंतर क्या है। पॉइंट नंबर 4 में बात करेंगे द्वैतवाद की आवश्यकता क्यों पड़ी। और पॉइंट नंबर 5 में आलोचना और वास्तविकता पर डिस्कस करेंगे और पॉइंट नंबर 6 में आप बात देखेंगे निष्कर्ष को यानी कंक्लूजन को। तो कुल मिलाकर के ये 6 पॉइंटों के आधार पर, 6 बिंदुओं के आधार पर हमारा सेशन रन करने वाला कंटिन्यू। क्लियर है। तो ये 6 कॉन्सेप्ट हम आज के सेशन में कवर करेंगे और इसी से आपका राजनीति प्रशासन द्वैतवाद क्लियर हो जाएगा पूरी तरह से। ठीक है। अगर आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो बिल्कुल ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो पॉइंट टू पॉइंट एक एक करके अब इनको डिकोड करना शुरू करते हैं। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, राजनीति प्रशासन द्वैतवाद का अर्थ। क्या अर्थ होता है इसका साथियों, ध्यान से सुनते चलिएगा। मैं पूरी स्लाइड को ओपन कर लेता हूं और अब लेता हूं पेन, क्योंकि पेन लेने में प्रॉब्लम होती है। चलिए देखिए, लोक प्रशासन द्वैतवाद। अब द्वैतवाद का सामान्य अर्थ तो आपने कल की क्लास में भी समझ लिया था। द्वैतवाद का सिंपल सा अर्थ होता है कि राजनीति और प्रशासन दोनों को अलग अलग नजरिए से देखना, दोनों पूरी तरह अलग हो जाए। पूरी तरह ध्यान रखना इस बात को। राजनीति प्रशासन द्वैतवाद का मतलब होता है कि राजनीति एकदम अलग हो जाए और प्रशासन एकदम अलग हो जाए। एकदम अलग की बात कर रहे हैं, मिलजुल कर काम करने की बात नहीं कर रहे हैं। तो अब यहां से कॉमन सेंस लगाइए, क्या वर्तमान में जो हमारी राजनीति है क्या प्रशासन से पूरी तरह से अलग है, यानी कि क्या वर्तमान की राजनीति में आज हमारे सामने क्या प्रशासन द्वैतवाद है या नहीं। तो आज का जो हमारा जो प्रशासन है वो राजनीति से कहीं ना कहीं मिलजुल कर ही काम करते हैं, दोनों आपस में मिलजुल कर ही काम करते हैं या नहीं करते। जिनकी जैसी धारणा होगी सामने, पूरा लेक्चर के साथ में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, निश्चिंत रहिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल लोक प्रशासन के संदर्भ में जब हम बात करते हैं द्वैतवाद की, तो इसका सिंपल सा मतलब होता है राजनीति और प्रशासन दोनों को अलग अलग नजरिए से देखना है, दोनों के अलग अलग कार्य क्षेत्र होना।
क्लियर, जिसका काम और स्वरूप दोनों का ही एकदम क्या है, अलग है। ये किस नजरिए से देखा हमने? हमने देखा राजनीति प्रशासन द्वैतवाद के नजरिए से, कि राजनीति और प्रशासन दोनों अलग अलग हैं, दोनों के काम अलग है, दोनों का स्वरूप अलग है। दोनों अवधारणाओं के माध्यम से दिया गया है कि जैसे राजनीति की अगर जब बात करते हैं तो इसका मुख्य काम होता है नीतियां बनाना, यानी कानून बनाना, कानून का निर्माण करना, पॉलिसी मेकिंग का काम करना, या जनता की इच्छाओं को कानून में बदलना। किसका काम होता है? ये राजनीति का। कुल मिलाकर एक लाइन में अगर याद रखें तो जनता के लिए कानून का निर्माण करना राजनीति का कार्य होता है। जबकि प्रशासन की अगर बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, तो इसका मुख्य काम होता है जो नीतियां बनाई गई है, जो कानून बनाए गए हैं, उनको अच्छे से लागू करना, अच्छे से लागू करना। ये लागू करने का काम कौन करेगा? प्रशासन करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन करेगा। उदाहरण के साथ भी आप समझ सकते हैं यहां पर, जैसे राजनीति में कौन होगा? नेता या हमारी सरकार। तो सरकार ये तय करती है कि देश में मुफ्त राशन योजना लागू करनी है, मुफ्त राशन योजना लागू करनी है, इसके लिए एक कानून बनाया जाए। सरकार ने कानून का निर्माण कर दिया। अब दूसरे स्टेप पर किसका काम आएगा? प्रशासन का। प्रशासन में कौन होंगे? आईएएस अधिकारी होंगे, जिलाधिकारी होगा, कोई अन्य अधिकारी भी होंगे। ये सारे अधिकारी मिलकर के या सेपरेटली ये सुनिश्चित करते हैं कि राशन कार्ड कैसे बनाना है। बात समझिएगा, राशन, मुफ्त राशन मिले इसके लिए योजना बना दी सरकार ने, लेकिन उस राशन को गरीबों तक पहुंचाने के लिए राशन कार्ड की जरूरत होगी। उसको कौन बनवाएगा? राशन की दुकानों की जरूरत होगी, उसे कौन बनवाएगा? राशन की दुकानों तक राशन पहुंचाने की जिम्मेदारी होगी, उसे कौन उठाएगा? और वो राशन गरीबों तक ही पहुंचे, यह सुनिश्चित कौन करेगा? तो ये सुनिश्चित करने का जो काम होगा वो किसका होगा दोस्त? प्रशासन। क्लियर हुआ? मैं साइड में इसलिए कर रहा हूं ताकि आप नोट डाउन करें तो नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन करने वाले वीडियो को रोककर नोट डाउन करें, और स्क्रीनशॉट लेने वाले तुरंत स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जब भी साइट में हो समझ जाइएगा कि मेरी मंशा है ताकि आप स्क्रीनशॉट ले ले, क्योंकि मैं अभी क्लासेस की पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल नहीं करवा पा रहा हूं किसी रीजन से, है ना। हाँ, सब्जेक्ट कंप्लीट होते होते मैं प्रयास करूंगा कि आपको कंप्लीट एक पीडीएफ मिल जाए। इस जितनी भी क्लासेस हुई है सबकी कंप्लीट पीडीएफ आपको मिल जाए। क्या यहां से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों को विद एग्जांपल? द्वैतवाद का मतलब क्या हुआ यहां पर, है ना। तो राजनीति प्रशासन द्वैतवाद का सिंपल सा अर्थ होता है, जिसमें राजनीति और प्रशासन दोनों अपने काम के नजरिए से, अपने स्वरूप के नजरिए से पूरी तरह एक दूसरे से अलग है, दोनों के काम अलग अलग है। सरकार यानी कि राजनीति कानून बनाने का काम करती है, तो प्रशासन उसे लागू करने का काम करता है। क्लियर? और अब हम बात करने वाले हैं इसके सेकंड पॉइंट, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है किसका? राजनीति प्रशासन द्वैतवाद का। इस पर चर्चा करेंगे। तो सुनिए दोस्तों, दरअसल राजनीति प्रशासन द्वैतवाद की शुरुआत कब हुई थी? कल वाले सेशन को जिन्होंने पूरा केयरफुली अटेंड किया ना, वो आराम से बता सकता है कि इसकी शुरुआत 19वीं सदी के अंत में, यानी कि पहले चरण में हुई थी। लोक प्रशासन के विकास के पहले चरण में हुई थी, और पहले चरण की डेट क्या थी? 1887 से 1926 तक। इसमें लोक प्रशासन का विकास का जो पहला चरण था, इसी में इसकी शुरुआत हुई थी द्वैतवाद की। अगर पृष्ठभूमि की बात करें तो यहां पर हमें कुछ जो विचारक रहे हैं उनका एग्जाम्पल लेना अति आवश्यक हो जाता है। उनके माध्यम से ही हम इसे अच्छे से समझ पाएंगे। दरअसल दोस्तों, यहाँ वुड्रो विल्सन का नाम मुख्य रूप से आता है, जो कि लोक प्रशासन के जनक माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने ही, आपने कल देखा था कि फर्स्ट स्टेप यानी पहला जो चरण था हमारा 1887 वाला, जिसमें वुड्रो विल्सन ने ही अपना एक लेख लिखा था, एक निबंध लिखा था। उसमें उन्होंने निबंध का नाम याद रखिएगा, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और इस निबंध में उन्होंने कहा था कि राजनीति और लोक प्रशासन दोनों एक दूसरे से अलग हैं, है ना। तो इन्होंने ही अपने निबंध द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाले इस निबंध में लिखा, उन्होंने कहा कि प्रशासन राजनीति के उचित क्षेत्र से बाहर होती है।
प्रशासन राजनीति के क्षेत्र से बाहर होती है। प्रशासन अलग चीज है, राजनीति अलग चीज है। प्रशासनिक समस्याएं राजनीतिक समस्याएं नहीं है, वो अलग है। यानी प्रशासन की जो समस्या है वो राजनीति की समस्याओं से मेल नहीं खाती है। उनका स्पष्ट मानना था कि राजनीति का काम लक्ष्य तय करना है, जबकि प्रशासन का जो काम होता है वो उस काम को दक्षता के साथ, कुशलता के साथ पूरा करना है, लक्ष्य को प्राप्त करना है। राजनीति लक्ष्य तय करेगी, जैसे मुफ्त राशन बंटवाना है, ये लक्ष्य तय हो गया। अब कैसे बटेगा ये देखने का काम प्रशासन का है। तो दोनों के काम अलग अलग हो जाते हैं। ये मानना था वुड्रो विल्सन का। एक एग्जांपल आप नाम के साथ याद रखिएगा, क्योंकि जब आप जो है उसके डेफिनेशन के साथ में जब आप डेफिनेशन जब नाम लिखते हैं ना किसी भी विचारक का, तो बहुत ताकत आ जाती है आपके आंसर राइटिंग में। जी हाँ, बहुत प्यारे नंबर मिलते हैं और नंबर अच्छे चाहिए ना, तो जब भी आप डेफिनेशन लिखते हैं या फिर जब मीनिंग लिखते हैं तो मीनिंग के साथ में डेफिनेशन में किसी भी विचारक का नाम जरूर उसमें डालें, अच्छे नंबरों के लिए, है ना। उसके बाद में हम बात करते हैं फ्रैंक जे गुरनाव की। फ्रैंक जे गुरनाव दोस्तों, ये जो है ना अमेरिका के लोक प्रशासन की अगर बात करें तो वहां के जनक माने जाते हैं, अमेरिकी लोक प्रशासन के। ऐसा क्यों? इनको अमेरिकी लोक प्रशासन का जनक इसलिए माना जाता है क्योंकि अमेरिका में भी जरूरत पड़ी लोक प्रशासन की, राजनीति से प्रशासन को अलग करने की। और इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन में जो इनकी पुस्तक है, और इन्होंने पुस्तक लिखी थी 1900 के दशक में, 1900 में। और इसमें उन्होंने लिखा कि राज्य के दो प्रमुख कार्य होते हैं राज्य के। कौन कौन से? एक है राजनीति और एक है प्रशासन। ये राज्य के दो, एक तरह से दो हाथ है। इन्होंने पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन में समझाया कि राज्य के दो हाथ हैं, ये मान लीजिए, एक हाथ राजनीति का है और एक हाथ है प्रशासन का। राजनीति यानी जो राज्य की इच्छा, जो राज्य की इच्छा को अभिव्यक्त करती है। राज्य की इच्छा यानी जनता की इच्छा। जनता की इच्छा कैसे अभिव्यक्त होती है? कानून बना करके। और प्रशासन जो राज्य की इस इच्छा का निष्पादन करेगा, उस राज्य की इच्छा पूरी करने में जो मदद करता है वो होता है प्रशासन। किसने लिखा ये? गुरनाव महोदय ने, फ्रैंक जे गुरनाव। नाम बहुत लंबा है इसलिए शॉर्ट में अगर आप सिर्फ उनका ये सरनेम भी अगर याद करने की कोशिश करेंगे तो भी चलेगा, गुरनाव ये भी यूज करेंगे तो भी हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के इन्होंने, इनका एक जो पुस्तक है इसका नाम याद रखिएगा, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। 1900 में लिखी थी इन्होंने पुस्तक, और इसमें राज्य के दो कार्य बताए, राजनीति और प्रशासन। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब दोस्तों बात करते हैं हम पॉइंट नंबर 3 में, राजनीति और प्रशासन दोनों के बीच में अंतर की। दोनों के बीच में क्या मुख्य अंतर है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है राजनीति और प्रशासन में। बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया आपका, लेकिन अब जो मुख्य बातें हैं उनको भी आप थोड़ा एक क्रम में अगर प्रो लेंगे ना तो बेहतर होगा, एग्जाम आंसर राइटिंग के समय में बहुत हेल्प हो जाएगी आप। दरअसल एक टेबल के माध्यम से इस अंतर को समझने की कोशिश करें। टेबल दी जिसमें एक तरफ आधार दिया है, कौन कौन से आधार पर हम तुलना करने वाले हैं। एक तरफ है राजनीति और दूसरी तरफ है प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन। आधार में अगर हम कार्य की बात करें, मुख्य कार्य की, तो राजनीति का काम क्या है? नीति बनाना, पॉलिसी मेकिंग का काम। जबकि प्रशासन का काम है उस पॉलिसी को लागू करना, उस नीति को लागू करना। वहीं प्रतिनिधि की बात करें तो प्रतिनिधि, राजनीति के प्रतिनिधि कौन होते हैं? नेता, मंत्री और विधायक, जिन्हें हम जन प्रतिनिधि के नाम से जानते हैं। और प्रशासन के प्रतिनिधि होते हैं स्थायी नौकरशाही, स्थायी नौकरशाही, जिसमें आईएएस अधिकारी होते हैं, आईपीएस अधिकारी होते हैं, या प्रशासनिक अन्य प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। उसी प्रकार से जब हम इसके नेचर की बात करते हैं, प्रकृति की बात करते हैं, तो प्राकृतिक रूप से अगर बात करें तो राजनीति क्या है दोस्तों? राजनीतिक अस्थायी होती है, जन भावनाओं से प्रेरित होती है, क्योंकि जनता इनको चुन करके भेजती है, जनता के द्वारा चुने गए नेता होते हैं ये, इसलिए ये अस्थायी होते हैं, चुनाव के साथ ही बदल जाते हैं, वोटिंग के साथ में ना, और जन भावनाओं से प्रेरित होते हैं। जबकि प्रशासन तकनीकी होता है, इसमें राजनीति नहीं होती है, तकनीकी होता है, ये तकनीकी रूप से काम करता है। ये नौकरशाही स्थायी होती है, निष्पक्ष होती है और पेशेवर होती है, प्रोफेशनल होती है। वहीं जवाबदेही की बात करें तो नेता जो है जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं,
चुनाव के माध्यम से, और जो नौकरशाही होती है ये नियम या संविधान के प्रति जवाबदेह होते हैं, जो भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। ये 4 आधारों पर अगर आप डिफरेंस कर दोगे ना, एग्जामिनर इतने में बहुत खुश हो जाएगा। यकीन मानिए जिस प्रकार से मैं कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूं ना, उस कॉन्सेप्ट के साथ भी अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको कहीं से कहीं तक प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और जिस कॉन्सेप्ट के साथ मैं क्लासेस लेकर आ रहा हूं, इस कॉन्सेप्ट को अगर आपने फॉलो किया, यकीन मानिए दोस्तों, मैंने कई छात्रों को, बीए वाले छात्रों को, जिनका 60% लाना सपना होता है बीए वालों का, ये बहुत लिखना पड़ता है, ऐसी धारणा होती है, जबकि उस धारणा को मैंने तोड़ा। कई छात्र ऐसे हैं जो कभी मतलब बीए में 60%, वाकई में 60% लाना लोहे के चने चबाने जैसा होता है, लेकिन मैंने यहां से इसी चैनल से 95 तक का परिणाम दिया है आप लोगों को। बहुत सारे छात्र हैं जो 90+ % लेकर के आए हैं। कॉन्सेप्ट में दम होना चाहिए, कॉपी भरने से कुछ नहीं होता है। बीए के क्षेत्र में एक धारणा बनी हुई थी कि सर जितनी ज्यादा कॉपियां भरेंगे, जितनी ज्यादा पेजेस भरेंगे, उतने अच्छे नंबर मिलेंगे, जबकि आधी आधी कॉपी जो आपको एक फुल आंसर शीट मिलती है ना, वो भी पूरी नहीं भरी, उसके बाद भी 90+%। आपके कॉन्सेप्ट में दम होना चाहिए। आप लिख क्या रहे हैं वो मैटर करता है, कितना लिख रहे कोई मैटर नहीं। ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस आधार पर अगर आप समझते हो तो आपको जितना कॉन्सेप्ट चाहिए उतना आप छोटा बड़ा कर सकते हो, मिनिमाइज मैक्सिमाइज कर सकते हो। एग्जैक्टली exactly। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं द्वैत भाव की आवश्यकता क्यों पड़ी, पॉइंट नंबर 4 के रूप में। पॉइंट नंबर 4 में जिस द्वैत भाव अरे सवाल उठना चाहिए ना कि यार ये द्वैत भाव आखिरकार आया क्यों, क्या रीजन था कि विचारकों के दिमाग में ये आया कि राजनीति से प्रशासन को अलग कर दिया जाए। ये सब विचार आया ही क्यों, उसके पीछे एक बड़ा कारण रहा होगा। तो जी हाँ, एक कारण, हर चीज के पीछे कारण होता है, बिना कारण के इस दुनिया में कुछ नहीं होता है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में अमेरिका में लूट प्रणाली हावी थी। अब 19वीं सदी के उत्तरार्ध में, यानी कि पहला चरण ही आप मान लीजिए, जब शुरुआत हुई पहले चरण की, तो अमेरिका में क्या था, स्पोइल सिस्टम लागू हो चुका था, हावी हो चुका था, जहां चुनाव जीतने वाली पार्टी अपने चहेतों को या अपने परिवार के लोगों को बिना योग्यता के सरकारी पदों पर बिठा दिया करते थे। अब जब नेता लोग अपने ही लोगों को सरकारी पदों पर बिठाएंगे तो फिर क्या होगा, भ्रष्टाचार फैलना तय है, अक्षमता का आना तय है, क्योंकि किसी को भी बिठा दिया, उसकी योग्यता नहीं, फिर भी उसको आईएएस के पद पे बिठा दिया। अब बिना योग्यता वाला व्यक्ति क्या वो काम कर पाएगा, नहीं। तो दोस्तों, द्वैत भाव लाने के पीछे जो उद्देश्य था, वो उद्देश्य कुछ हम 3 बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। क्या क्या उद्देश्य रहा होगा। सबसे प्रथम उद्देश्य इसमें रहा होगा कि दक्षता को लाना, इसमें प्रशासन में दक्षता लाना, इफिशियंसी लाना, जिसकी बहुत भयानक कमी थी उस समय। भ्रष्टाचार, लूट प्रणाली के कारण जो इफिशियंसी थी वो पूरी तरह जीरो हो चुकी थी सिस्टम में। अब इफिशियंसी अगर नहीं होगी तो प्रशासन लूट का शिकार तो होगा ही। तो प्रशासन को राजनीति के दैनिक हस्तक्षेप से बचा करके प्रोफेशनल बनाना प्रमुख उद्देश्य बन गया विचारकों के दिमाग में। यार कैसे भी करके राजनीति मतलब प्रशासन को ना राजनीति के अंडर से हटा दिया जाए, यानी राजनीति की यानी कि जो नेतागण हैं वो प्रशासनिक लोगों में हस्तक्षेप ना करें, उन्हें उनकी स्वतंत्रता के साथ में काम करने दिया जाए। इसी इफिशियंसी लाने का प्रयास ही इसका प्रथम उद्देश्य था। दूसरे उद्देश्य की बात करें तो तटस्थता लाना। अब अगर मान लो नेता ही अपने ही लोगों को आईएएस के पद पर बिठा देंगे तो बताइए क्या वो आईएएस अधिकारी तटस्थ रह पाएंगे। वो तो उसी व्यक्ति के हित में बोलेगा ना जिसने उसे वो कुर्सी दी है। तो यहां पर ये तटस्थता लाना बहुत जरूरी हो चुका था इस समय। सरकारी कर्मचारी किसी भी राजनीतिक दल के वफादार ना हो, केवल वह देश के कानून और देश के संविधान के प्रति वफादार हो, ये मंशा रही। इसी उद्देश्य से यहां पर जो है द्वैत भाव की भावना आई। उसके बाद में एक चीज की और कमी थी, वो थी विशेषज्ञता। विशेषज्ञता, अगर मान लेते हैं अकुशल व्यक्ति आकर के एक बड़े पद पर बैठ जाता है, प्रशासनिक पद पर, तो क्या वो टेक्निकली वर्क कर पाएगा?
नहीं कर पाएगा, सीधी बात है, क्योंकि उसमें वो क्वालिटी थी नहीं ना। तो विशेषज्ञता का आना भी बहुत जरूरी था, यानी नीति लागू करने का काम तकनीकी रूप से दक्ष लोगों के हाथों में होना चाहिए। लागू करने का, बनाने का काम चलो आपने बना दिया, हालांकि जो कानून बनते हैं उसमें भी याद रखिएगा प्रशासन का ही हाथ होता है। नीतियां बनाते कौन है? प्रशासनिक अधिकारी ही बनाते हैं नीति, आज भी वर्तमान में भी आईएएस कैडर के लोग ही बनाते हैं, अधिकारी ही बनाते हैं नीतियों को। 8-10 नीतियां बनाएंगे, नेता के सामने रखेंगे, उनमें से एक दो नीति को उसको पसंद आएगी महोदय को, वो क्योंकि उनको वोट बैंक भी देखनी होती है ना, उसके अकॉर्डिंग वो पसंद करेंगे, साइन करेंगे, वो नीति कानून बन जाती है। वो फिर उसको लागू करने का काम भी प्रशासन का ही होता है, ब्यूरोक्रेट्स का। क्लियर हुआ? तो ये 3 मुख्य उद्देश्य थे किसके? द्वैध भाव को लाने के। क्योंकि विचारकों के दिमाग में द्वैध भाव की भावना आई तो क्यों आई? इन कारणों से, इनकी कमी थी इसलिए आई। हो गया आपका स्क्रीन शॉट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं टॉपिक नंबर 5 की, जिसमें हम बात करने वाले आलोचना और वास्तविकता। अब यार कोई नई चीज, कोई नया कॉन्सेप्ट आए और उसकी आलोचना ना हो, क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। आलोचना होना तो तय है। तो यहां पर जो है 2 विद्वानों की आलोचना को हम यहाँ कवर करेंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों समय के साथ, विशेषकर दूसरे विश्व युद्ध के बाद में, विचारकों ने ये पाया कि राजनीति और प्रशासन दोनों को एक दूसरे से पूरी तरह अलग नहीं किया जा सकता। लेक्चर शुरू किया था तब मैंने क्या बोला था कि द्वैध भाव का मतलब राजनीति और प्रशासन पूरी तरह अलग। लेकिन वर्तमान में भी ऐसा नहीं है, यानी वर्तमान में द्वैध भाव आज लागू नहीं है हमारी राजनीति। क्यों नहीं है? क्योंकि आज भी राजनीति और प्रशासन दोनों कहीं ना कहीं मिलजुल कर ही काम करते हैं, अन्यथा काम नहीं हो। तो इस बात को साबित किया, यहां रखा, यहां पर पॉल एप्पलबी महोदय ने। उन्होंने कहा कि प्रशासन नीति निर्माण का ही एक भाग होता है। और दूसरी बात, ड्वाइट वाल्डो ने कहा कि द्वैध भाव को एक मिथक बताया इन्होंने। द्वैध भाव को एक मिथक कहा। आलोचना में बस इतनी बात याद रख लेंगे, चलेगा। और उसके बाद में पॉइंट नंबर 6 में हम बात करने वाले थे। अच्छा, उससे आगे देखिए एक मेन कॉन्सेप्ट दोस्तों, वर्तमान को परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में इसकी आलोचना वाले कॉन्सेप्ट में ही आप इसको रख दीजिएगा, उसी वाले पॉइंट में रख दीजिएगा, चलेगा, है ना। वर्तमान में द्वैध भाव क्यों व्यवहारिक नहीं है? आज वर्तमान में अगर आप सोचे कि द्वैध भाव आ जाना चाहिए तो क्यों नहीं आ सकता? उसके पीछे कारण क्या है? कि प्रशासनिक विधान इसके पीछे कारण है, नीति सलाह इसका पीछे कारण है, लोक कल्याणकारी राज्य का कॉन्सेप्ट इसके पीछे कारण है। कैसे? प्रशासनिक विधान की अगर हम बात करें तो आजकल कानून बहुत जटिल हो चुके हैं, इसलिए संसद केवल रूपरेखा बनाती है और विस्तृत नियम उपनियम अधिकारी ही बनाते हैं। सोच रहे हो सर हंसी क्यों आई अचानक? हंसी के पीछे ये कारण है कि जो कानून बनते हैं ना, मैंने इससे थोड़ी देर पहले भी कहा था आप लोगों से कि कानून बनाने में भी अधिकारी ब्यूरोक्रेट्स का ही हाथ होता है, वो ही बनाते हैं। इसीलिए कहा था मैंने, यहाँ संसद में जो नेतागण होते हैं वो सिर्फ यहाँ पर उस कानून की रूपरेखा तय कर देते हैं कि हमें इस टाइप का एक कानून चाहिए, इस टाइप की एक नीति चाहिए। फिर उनके सपोर्टिव जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस का निर्माण करते हैं, वो बनाते हैं। तो यहां पर आलोचकों का यही कहना है कि भैया यहां पर नीति निर्माण में तक ब्यूरोक्रेट्स की जरूरत पड़ती है। संसद में बिना ब्यूरोक्रेट्स की मदद के कानून तक नहीं बन सकता, तो बताइए दोनों को अलग कैसे कर सकते हैं? ये वर्तमान की हालत है। वहीं नीति सलाह की बात करें तो मंत्रियों के पास अक्सर तकनीकी ज्ञान नहीं होता, उनको सिर्फ वोट कैसे लेना है ये ज्ञान होता है, तकनीकी ज्ञान नहीं होता। इसलिए नीतियां बनाते समय आईएएस अधिकारी ही उन्हें विचार और आंकड़े प्रदान करते हैं। हमारी क्लियरिटी थोड़ी थोड़ी ना। लोक कल्याणकारी राज्य की बात करें तो आज की सरकारें केवल शांति व्यवस्था की बात नहीं करती, बल्कि विकास कार्य करती है, जहां राजनीति और प्रशासन दोनों कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। इस कारण से वर्तमान में द्वैध भाव को नहीं ला सकते। क्लियर हुआ आपको? ठीक है ना, स्क्रीनशॉट हो गया आप लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 6, जिसमें हम बात करने वाले कंक्लूजन की, यानी निष्कर्ष की। निष्कर्षता क्या कहा जा सकता है? अब चूंकि आप स्टूडेंट हैं इसलिए एक तरफ कभी मत झुकिएगा, एक तरफ कभी नहीं झुकना है आपको।
आपको दोनों तरफ बराबर की बातें रखना है। आपको किसी भी विचारक का मतलब कि उनकी साइड नहीं लेना है, क्योंकि स्टूडेंट हो यार, आपको मतलब है ना एकदम तटस्थ होकर के चलना है। जैसे अब देखिए इसकी जो निष्कर्ष है बहुत प्यारा है। राजनीति प्रशासन द्वैध भाव को लोक प्रशासन को एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित करने वाला पहला स्तंभ माना जाता है। इसको राजनीति प्रशासन द्वैध भाव को लोक प्रशासन को स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित करने वाला पहला स्तंभ माना जाता है। पहला स्तंभ क्यों? क्योंकि यहीं से तो पहले चरण की शुरुआत हुई थी। भले ही आज के आधुनिक युग में, भले ही आज वर्तमान में राजनीति और प्रशासन पूरी तरह अलग रहकर काम नहीं कर सकते और दोनों के बीच गहरा समन्वय है, फिर भी प्रशासनिक तटस्थता, वस्तुनिष्ठता और कार्य कुशलता बनाए रखने के लिए इस सिद्धांत का वैचारिक महत्व आज भी बना हुआ है। अब जैसे दोस्तों अभी कहा गया कि भले ही राजनीति और प्रशासन पूरी तरह अलग नहीं है, भले दोनों एक दूसरे मिलकर के काम करते हैं, एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन से काम करते हैं, सहयोग से काम करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि राजनीति प्रशासन को प्रभावित करती हो, अत्यधिक रूप से हस्तक्षेप करती हो उसके कार्य में। नहीं, तटस्थता बनाए रखना आज भी तटस्थ है। आज भी प्रशासन एक प्रकार से अगर कहा जाए तो वह निष्पक्ष तरह बात करता है ना। तो प्रशासनिक तटस्थता बनाए रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए द्वैध भाव की आवश्यकता पड़ती है, वस्तुनिष्ठता के लिए आवश्यकता है, कार्यकुशलता के लिए आवश्यकता है। इसलिए हम द्वैध भाव की भावना को नकार नहीं सकते। वर्तमान आज भी उसका महत्व बना हुआ है, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत भी प्रशासन राजनीति से थोड़ा बहुत भी अगर अलग है ना, तो उसके पीछे रीजन है ये द्वैध भाव की भावना या सिद्धांत। क्लियर है? उम्मीद करता हूं पूरा सेशन आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं था। अगले सेशन में हम बात करेंगे, अगले सेशन में लोक प्रशासन और निजी प्रशासन पर चर्चा होगी। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन क्लियर है? लेक्चर नंबर 4 में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे बहुत ही प्रेम पूर्वक मेरा विनम्र आग्रह करता हूं कि आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर वो सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने को मिल जाते हैं जो आपको अलग अलग जगह भटक करके भी नहीं मिल पाते यूट्यूब चैनल पर। इसी यूट्यूब चैनल पर दोस्तों, जैसे मैंने प्रारंभ में बताया था कि 80 से ज़्यादा सब्जेक्ट मैं अब तक यहाँ पर पढ़ा चुका हूँ। आप बीए वाले बच्चों को, आपका चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, आप जाइए प्ले लिस्ट में, आपको सारे सब्जेक्ट डिटेल में मिल जाएंगे और सब कुछ निःशुल्क है। कोई चार्जेस नहीं है यहाँ पर लेक्चरों पर, लेक्चर और उनकी क्लास नोट्स पर कोई चार्जेस नहीं है। हाँ, अगर बात करते हैं कंप्लीट पीडीएफ नोट्स की, जो मैंने प्रारंभ में आपको बताया था कि कंप्लीट पीडीएफ नोट्स भी हमारे द्वारा प्रोवाइड की जाती है आप लोगों को। तो ऑल सब्जेक्ट पीडीएफ के रूप में हिंदी माध्यम में 60% डिस्काउंट के साथ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो ये सब्सक्रिप्शन आप लोगों के लिए अभी ओपन है, खुला हुआ है। इसका रियल अगर वैल्यू की बात करूं तो मैं 999 रुपए इसकी रियल वैल्यू है, 999, लेकिन 60% डिस्काउंट के साथ में अभी आपको ये फिलहाल 399 में प्रोवाइड किया जा रहा है। कैसे मिलेगा ये कोर्स आपको? तो इसके लिए आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। व्हाट्सअप पर आपको बाकी जानकारी मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, सेशन अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दें और फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोगों से, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके जोधा जी क्लासेस का हिस्सा जरूर बनिए। मिलेंगे कल वाले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।